हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, एसआई, वीडियो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हर रोज़ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? द्रोणताल काशीपुर, यमताल सहस्त्रताल के समीप, कांसरोताल रायवाला यानी कि देहरादून, खिड़ा ताल ये बद्रीनाथ। तो इनमें से आपको बताना कौन सा ताल सही सुमेलित नहीं है। अब बात करते दोस्तों, जो कल का क्वेश्चन था इसमें सबसे ज़्यादा तहसीलें हैं वो कहाँ हैं? तो वो हैं पिथौरागढ़ में। तो सभी ने लगभग सही जवाब दिया था उसका, पिथौरागढ़ में। तो अब बात करते दोस्तों जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। लगभग सभी ने सही उत्तर दिया था। सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में है, लगभग सभी ने उसका सही उत्तर दिया है। तो अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। आज का जो पहला प्रश्न है, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। इनमें से आपको बताना है मापतौल हेतु धूली पाथा किसने चलाया था? धूली पाथा, धर्म पाथा किसने चलाया था? कनकपाल को, अजयपाल को, जगतपाल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है अजयपाल को जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अजयपाल गद्दी पर कब बैठा था? तो 1490 से लगभग, और 1490 से 1519 तक, और 1490 के बाद 1491 में ही कुमाऊं का जो कीर्तिचंद था, अजयपाल के साथ युद्ध हुआ था बधानगढ़ का, और उसमें अजयपाल हार गया था। फिर अगले वर्ष फिर होता है, फिर उसमें अजयपाल जीत जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। कनकपाल पवार वंश का संस्थापक माना जाता है, जैसे चंद वंश का संस्थापक माना जाता है सोमचंद को, पवार वंश का माना जाता है कनकपाल को। जगतपाल से भी एग्जाम प्रश्न बना है। 34वां शासक था जगतपाल, और जगतपाल का 34वां शासक था। और 1455 का देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर, जो कि टिहरी में है, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में, यहाँ से इनका एक ताम्रपत्र मिला है जगतपाल का। तो इसका सही उत्तर धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है अजयपाल को। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। 1915 में, 1916 में, 1917 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1916 में। 1916 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगा सहायक नदी है। अब 4 नदियाँ दी हुई हैं, इनमें से कौन सी बाल गंगा की सहायक है? बाल गंगा किसकी सहायक है ये आपको बताना। भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, या फिर पिंडर? तो नदियों से प्रश्न जरूर आता है हर एग्जाम में। बाल गंगा सहायक है भिलंगना की सहायक है, या फिर बाल गंगा, या कहीं पर आपको देखने को मिलेगा बाल गंगा या फिर बाल खिला भी आपको देखने को मिल सकता है। और भिलंगना ये वही नदी है जिसका उद्गम होता है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि टिहरी में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से उद्गम होता है भिलंगना नदी का। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाल गंगा की सहायक है। और जैसे भिलंगना की सहायक की बात करें तो मेदे गंगा और दूध गंगा, धर्म गंगा, और बाकी और भी हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? पिथौरागढ़, चमोली और टिहरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोर घाटी पिथौरागढ़ के लिए किया जाता है। सोर घाटी, छोटा कश्मीर और सोर क्षेत्र, ये भी पिथौरागढ़ के लिए कहा जाता है, मिनी कश्मीर ये सब। टिहरी की बात करें तो टिहरी के लिए तिरहरी, धनुष तीर्थ, ये सब टिहरी के पुराने नाम हैं। धनुष तीर्थ, तिरहरी, ये सब टिहरी के। गणेश प्रयाग, चमोली का नाम मिलता है लाल सांगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोर घाटी पिथौरागढ़। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया। पौड़ी यानी कि पौड़ी को देवप्रयाग, जो कि टिहरी में है, इस पुल से कब जोड़ा गया था? 2000 में, 2005 में, 2001 में, या फिर 2006 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया था 2001 में। डेट आएगी तो अगर वो पूरा पूछेगा तो दिसंबर 2001 में ये जोड़ा गया था। दिसंबर 2001 में देवप्रयाग टिहरी को पौड़ी को पुल के माध्यम से जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको बताना है। पिछली बार सब इंस्पेक्टर एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 53,483 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से पर्वतीय कितना है और मैदानी कितना है ये हम देखेंगे, क्योंकि ये तो सबको याद है। इसमें से अगर पर्वतीय जो क्षेत्रफल है 46,035, ये तो है पर्वतीय, ये है पर्वतीय, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये है पर्वतीय।
और बाकी अगर आप इसमें से घटाएंगे तो बाकी जो मैदानी बचता है वो 7,448 वर्ग किलोमीटर ये है मैदानी। और इसी में से बात करें जो प्रतिशत है, ये तो 100% में से अगर इसमें से जो प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 86.07 पर्वतीय है और 13 दशमलव बाकी जितना बच गया ये 793, तो इतना प्रतिशत मैदानी भाग है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, आपकी मौजबान ये याद होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, या फिर आधुनिक किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको हमें बताना है। गोपाल सिंह राणा को, भगवान सिंह बिष्ट को, भरोसा राम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक किसान आंदोलन का जनक टिहरी में कहा जाता है भगवान सिंह नहीं, गोपाल सिंह राणा को। गोपाल सिंह राणा को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट किस पत्र को कहा जाता है, अल्मोड़ा अखबार, गढ़वाल, शक्ति या फिर गढ़वाली। तो ये कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो निकला था अल्मोड़ा अखबार 1871 में, और गढ़वाल 1902 में, और गढ़वाली 1905 में, शक्ति 1918 में। ये शक्ति तब निकला था जब अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हुआ था। उसके बाद शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन किया था बद्रीदत्त पांडे ने, और कब 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति निकला था। शक्ति साप्ताहिक था, हफ्ते में निकलता था। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में पत्रकारिता की पहली ईंट कहा जाता है अल्मोड़ा अखबार को। अल्मोड़ा अखबार निकला था 1871 में डिबेटिंग क्लब के प्रयासों से, जैसे बुद्धि बल्लभ पंत, विष्णुदत्त जोशी, मुंशी इम्तियाज अली, सदानंद सनवाल, ये सब इसमें थे। बाकी बद्रीदत्त पांडे ने 1913 से संभाला था अल्मोड़ा अखबार का संपादन। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बाजार कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अल्मोड़ा में, चमोली में, रानीखेत में या फिर पिथौरागढ़ में। खड़ी बाजार है रानीखेत में, और लाल कुर्ती बाजार भी एग्जाम में पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड के। लाल कुर्ती बाजार कहाँ है, खड़ी बाजार, ये सब रानीखेत में है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्मोड़ा में बहुत सारी बाजार हैं, तो बताने में आऊँगा तो बहुत सारी बाजार हैं। दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के जिस भी 13 जनपदों में हैं, आप जहाँ तक दोस्तों अगर आप जहाँ से भी जुड़े हैं, तो आप अपनी जो आपके यहाँ प्रसिद्ध बाज़ार है, प्रसिद्ध मार्केट है, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर एक योजना संबंधित है किससे, स्वास्थ्य से, कौशल से, स्वरोजगार से या फिर साक्षरता से। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर स्वरोजगार योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना। 1 जून 2002 को ये चली थी। ये भी सीधे सीधे बना एग्जाम में, 1 जून 2002। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी इसमें 40 लाख तक का लोन दिया जाता है पर्यटन से संबंधित, और भी बहुत कुछ है इसमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बात तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। एक क्वेश्चन के लिए भी बन सकता है, एक नंबर के लिए। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर हिंदी साहित्य अकादमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य अकादमी दिया गया था कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में। 1960 में ज्ञानपीठ मिला था 1968 में। ज्ञानपीठ 1968 में चिदम्बरा के लिए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को कौसानी में, 20 मई 1900 को कौसानी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और रूपाप नामक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुरुन से एक कविता है इनकी, कुमाऊनी। अगला है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। मोरनी, मछली की तरह गोल आँखों वाली, यमुना नदी या फिर पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ, जिसका नाम होगा मीनाक्षी, वो अपना अर्थ जान लेंगे आज, या उनको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। मछली की तरह गोल आँखें वाली को कहा जाता है मीनाक्षी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। किसी एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है, अब्ज का अर्थ होता है, ये यहाँ पर आपको बताना है। अब्ज का अर्थ कमल होता है, परंतु इसके समरूपी अब्द, यानी कि मिलता जुलता समरूपी अब्द का अर्थ यहाँ पर बताना है। रूप, अव्यय, आवाज या फिर बादल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्ज तो कमल है, तो अब्द का हो जाएगा बादल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। जैसे कमल के और पर्यायवाची की बात करें, कमल और पंकज, जलज, नीरज, सरोज, बाकी बहुत सारे हैं। बादल की बात करें जैसे बादल तो हो ही गया अब्द का। पयोध, पयोधर, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण या फिर निपात।
तो समानाधिकरण और व्याधिकरण किसके भेद हैं? तो ये हैं समुच्चय बोधक के। समुच्चय बोधक ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दंती ध्वनि है, इनमें से कौन सी दंती ध्वनि ये आपको बताना है, ख, च, फ या फिर ल। तो ख और च ये क वर्ग में आता है और क वर्ग की सारी ध्वनियाँ कंठी होती हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट गए। प, फ ये ओ प वर्ग में तो ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ल। ल के अलावा दंती में कौन आता है? त वर्ग पूरा ही आता है, त वर्ग त, थ, द, ये पूरा ध, न, ये सब दंती में आता है। इसके अलावा ल के अलावा स, इसके अलावा ल ये स, ये भी दोनों दंती में आते हैं, क्योंकि ये भी इनमें से कौन सा दंती है, तो ये वाला स भी आपको देखने को मिल सकता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व भर में 21 फरवरी को मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, शहीद दिवस या फिर युवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको भली बात ही पता है 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून आने वाली है, तो 21 जून को मनाया जाता है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को। तो इतना अंतर है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में। इसका सही उत्तर बचा ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व भर में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, वह स्थिति जब फर्म को न लाभ नहीं हानि हो रही हो, या इसका लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रेक इवन बिंदु वह है वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रही हो और न हानि हो रही हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, 23 जून 1757 को। उस समय बंगाल के नवाब कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला, और उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया था, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और कालकोठरी की घटनाएं भी उस समय हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम प्रश्न बनता है। 15 अगस्त 1947 को यानी कि आप समझ गए होंगे कि यानी कि भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, JL नेहरू या फिर JB कृपलानी। तो उस समय भारत की आज़ादी के समय या 15 अगस्त 1947 को जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? ये आपको हमें बताना है। राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग करने में सक्षम है, या प्रधानमंत्री कर सकते हैं, या मंत्रिपरिषद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जिन्होंने राष्ट्रपति क्या बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जब से चली है 1952 से और राज्यसभा अभी भी है, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जॉन सार का हनोल मंदिर किस शैली में बनाया गया? ये आपको हमारे बताना है। जॉन सार का हनोल मंदिर किस वास्तुशैली में बनाया गया? पगोड़ा वास्तुशैली में, महिष वास्तुशैली में, हूण वास्तुशैली में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन सार का जो हनोल मंदिर है हूण शैली में बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्ठ साइक 2018 में पूछा गया था। हूण वास्तुशैली में जॉन सार बाबर, ये सब देहरादून में है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जॉन सार बाबर क्षेत्र किन किन तहसीलों को मिलाकर अगर बनता है, तो इसमें आता है चक्राता, इनको कहा जाता है, जैसे चक्राता है और कालसी है, ट्यूनी है, इनको कहा जाता है जौनसार बाबर संयुक्त रूप से। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जौनसार का जो हनोल मंदिर है हूण शैली में है। जौनसारियों को जो देवता है महासु, वो शिव है, उसे शिव के रूप में पूजित हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झूला देवी मंदिर स्थित है चौपटा मार्ग पर, चौबटिया मार्ग पर, ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो झूला देवी मंदिर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ है, तो रानीखेत में। तो रानीखेत में सिर्फ एक ही ऑप्शन है चौबटिया मार्ग पर, तो चौबटिया भी रानीखेत में ही है, चौबटिया। और यही अभी मार्च में डस्टलिक यो उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त सेना जो युद्धाभ्यास भी हुआ था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और झूला देवी चौबटिया मार्ग पर रानीखेत में है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 गुफाएं दे रखी हैं और 4 ये स्थान दिए हुए हैं कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। भैरव गुफा देवलगढ़, ब्रह्मा गुफा केदारनाथ, सुमेर गुफा पिथौरागढ़, कपिलेश्वर गुफा चंपावत। भैरव गुफा देवलगढ़ बिल्कुल सही है, पौड़ी में। ब्रह्मा गुफा केदारनाथ, सुमेरु गुफा, सौधम गुफा गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ सही है।
कपिलेश्वर गुफा चंपावत ना होकर के ये भी पिथौरागढ़ में है, ये भी है पिथौरागढ़ में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है? घसियारी नृत्य, घुसड़ा नृत्य, बहला नृत्य या फिर चौफला नृत्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली के अवसर पर किया जाता है बहला नृत्य। बहला नृत्य किया जाता है दीपावली के अवसर पर की जनजाति में, तो ये जौनसारी में, जौनसारी में ये। और एक और किया जाता है दीपावली के अवसर पर, उसको पुरुष करते हैं, वैसे पत्तेबाजी नृत्य है वो दीपावली के दूसरे दिन उसमें पुरुष भाग लेते हैं, वो पत्तेबाजी नृत्य है जौनसारी में दीपावली के दूसरे दिन। और दीपावली के अवसर पर जौनसारी में बहला नृत्य भी किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सभासार पुस्तक के लेखक हैं। सभासार पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो सभासार के जो लेखक हैं तो ये हैं महाराजा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह 7 खंडों में है। कितने खंडों में? 7, 8, 9, 6, 5, इस तरह से भी ऑप्शन बन सकते हैं। तो 7 खंडों में है। किस भाषा में है? तो ब्रिज भाषा में है, ब्रिज भाषा में है। और सभासार है, तो अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया था सभासार, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। श्रीनगर से हटाकर इन्होंने अपनी राजधानी टिहरी बनाई थी 28 दिसंबर 1815 को, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी रियासत के पहले शासक सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह अंतिम। सुदर्शन शाह के बाद आए भवानी शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, प्रताप शाह के बाद आए कीर्ति शाह, कीर्ति शाह के बाद कीर्ति शाह के बाद नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह। तो ये 6 अंतिम टिहरी, और बाकी जो 54 वो पंवार वंश में, ये टिहरी रियासत में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है? हिमाद्री थपलियाल, सुभाष राणा, परवीन रावत या फिर ये सभी? तो सुभाष राणा तो बिल्कुल है निशानेबाजी से, हिमाद्री थपलियाल भी हैं, परवीन रावत भी है, परवीन रावत भी हैं, तो सभी हो जाएंगे निशानेबाजी से संबंधित, ये हैं सुभाष राणा। ये सुभाष राणा वही हैं जसपाल राणा के भाई हैं, निशानेबाजी गोल्डन बॉय, तो ये सुभाष राणा सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। अपर निजी सचिव के एग्जाम में पूछा गया था, अभी भी हाल के एग्जाम में भी जनगणना से प्रश्न बने हैं। अल्मोड़ा, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, या इनमें से ये चारों में से आपको बताना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हो जाएगा हरिद्वार, पहले नंबर पर हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार के बाद आएगा देहरादून, देहरादून फिर उधम सिंह नगर, हरिद्वार के बाद देहरादून, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर, तो इस तरह से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इन्हीं में है लगभग कि इन्हीं में ही जो 3 जनपद है 51% से लगभग इनमें जो है जनसंख्या निवास करती है। अभी आपने देखा होगा कि इन्हीं में ही जो है ज़्यादा लॉकडाउन भी, जैसे हरिद्वार की जो जनसंख्या लगभग 18,90,000 के आसपास है, इनकी 16,90,96 लगभग इनकी है 16,90,96,000 के आसपास तक। तो आपने देखा होगा 51% जनसंख्या लगभग इनों में रहती है। बाकी जो 10 लाख से ज़्यादा भी नहीं की है, और क्योंकि और तो सभी कम है, तो ज़्यादा अभी जो कोविड के लिए जो शक्ति चल रही है वो इन 3 जनपदों में ही चल रही है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा लिंगानुपात में नंबर 1 पर है, 1139 अल्मोड़ा का है लिंगानुपात में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी बनता है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जनपद का है, तब अल्मोड़ा का है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में शहीद वीर योद्धा अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया था? दरबान सिंह नेगी को। अब दरबान सिंह नेगी को 1915 में ही विक्टोरिया क्रॉस, नहीं 1914 मिला था, 1915 मिला था गबर सिंह नेगी को, गबर सिंह को। अब ये 2008 तक तो ये तो पहले के थे, तो ये 2008 में नहीं, तो विक्टोरिया क्रॉस इनको पहले दिया गया था 1914 में, तो ये तो तब तक इनको नहीं मिलेगा। माधव सिंह भंडारी, ये ऑप्शन है उसी कट गया। सूरवीर सिंह पवार अलग है, कैप्टन सूरवीर सिंह पवार, इसका उत्तर हो जाएगा गजेंद्र सिंह बिष्ट को। गजेंद्र सिंह बिष्ट को 26 नवंबर जो कि 26/11 हमला जिसे कहा जाता है, 26 नवंबर 2008 को 26/11, तो इसमें नारीमन हाउस आतंकी हमले में वीर योद्धा इनको गजेंद्र बिष्ट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, शहीद हो गए थे इसमें। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा आज आखिरी क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय के 58 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या फिर 65 वर्ष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। 62 वर्ष राज्यों के लिए है, 65 वर्ष उच्चतम के लिए है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है
उच्चतम न्यायालय तो एक ही है, पर जो उच्च न्यायालय हैं वो हैं 25। कितने न्यायालय हैं? तो 25 हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो दिल्ली में एक ही हुआ। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक नई वीडियो में। तो आज आप बताइएगा कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल को, अपना ध्यान रखिएगा।